अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है बीपीए 8 मॉर्निंग की क्लास। 5th चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें आज हम कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप एस्टिमेटिंग, second one is methods for estimating project times and cost। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर दो अप्रोचेज हैं, जिसमें पहली अप्रोच है टॉप डाउन एस्टिमेट्स, मैक्रो एस्टिमेट्स भी बोलते हैं इसे। टॉप डाउन एस्टिमेट्स में नॉर्मली जो हायर मैनेजमेंट होती है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या इंफॉर्मेशन की बेस पर प्रोजेक्टेड के ड्यूरेशन को और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करती है। नॉर्मली ये हायर मैनेजर्स ये काम कर रहे होते हैं, और क्योंकि हायर मैनेजर्स ओरिजिनल सिचुएशन पर काम नहीं कर रहे होते जहाँ काम हो रहा होता है। कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक एज अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो हेड ऑफिस में मैनेजमेंट बैठी है वो साइट पर काम करने वालों की तरह नहीं देख रही चीज़ों को, तो उसमें गलती के चांसेस या एरर्स होने का ख़तरा होता है। और उनके पास एग्जैक्ट सिचुएशनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो कम होती है, बजाय कि वो मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स या लोअर मैनेजर्स जिनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये एक अप्रोच है जिसे टॉप डाउन एस्टिमेट्स या मैक्रो एस्टिमेट्स बोलते हैं। सेकंड वन जी बॉटम अप एस्टिमेट्स या माइक्रो एस्टिमेट्स। बॉटम अप एस्टिमेट्स में आप क्या करते हैं, जो कस्टमर या क्लाइंट है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही है वो कंपेयर करती है लो कॉस्ट को और एफिशिएंट मेथड अप्रोच को रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट अगर हम 2 साल में कंप्लीट करने की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन जो सिचुएशन या ऑन साइट मैनेजर या टीम है वो अगर आपको बताती है कि नहीं ये 2 साल में नहीं, ये 2 साल 6 माह में कंप्लीट होगा, तो आप कंपेयर करते हैं उस 6 माह की कॉस्ट को। पहले से ही उस प्रोजेक्ट की लो कॉस्ट होती है तो आप 6 महीने के टाइम को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट इस वजह से कैंसिल कर दिया जाए कि बॉटम अप एस्टिमेट्स या माइक्रो एस्टिमेट्स हमें बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अपने टाइम से ज़्यादा टाइम लेगा। अब हम टॉप डाउन और बॉटम अप एस्टिमेट्स, मैक्रो एस्टिमेट्स और माइक्रो एस्टिमेट्स का आपस में कंपैरिजन देखते हैं। मैक्रो एस्टिमेट्स में डिसीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स कम फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। जो भी हायर मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि हमने प्लान्स को किस तरह लेकर चलना है, लेकिन माइक्रो एस्टिमेट्स में जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो आइडेंटिफाई करती है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को और उसके टास्क्स को। मैक्रो एस्टिमेट्स में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने पहले करना है, कौन से टास्क को पहले फुलफिल करना है और कौन से टास्क को बाद में। जबकि माइक्रो एस्टिमेट्स में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट प्लान और शेड्यूल क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मैक्रो एस्टिमेट्स में डिसीजंस जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी जल्दी से हायर मैनेजमेंट की तरफ से लिए जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी हो। जबकि माइक्रो एस्टिमेट्स में जो तमाम टीम मेंबर्स होते हैं जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं वो तमाम पार्टिसिपेट करते हैं, एस्टिमेटिंग प्रोसेस होता है और टीम की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो। मैक्रो एस्टिमेट्स में हायर मैनेजमेंट जो भी प्लान बनाती है, उसे तरतीब देती है, वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रखकर बनाती है। जबकि माइक्रो एस्टिमेट्स में पहले टास्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है ताकि एक्यूरेट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट बनाया जा सके, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी प्लानिंग। मैक्रो एस्टिमेट्स में टीम इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती। हायर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लान तरतीब देती है, बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रोजेक्ट टीम के पास भेज देती है। जबकि माइक्रो एस्टिमेट्स में प्लानिंग फेज इज मच मोर टाइम एंड एफर्ट कंज्यूमिंग
कंपेयर टू द टॉप डाउन अप्रोच। जो रियल सिचुएशन होती है, प्रोजेक्ट टीम उन टास्क को आइडेंटिफाई करके एक्यूरेट शेड्यूल बनाने तक उस पर काम करती है। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है टॉप डाउन या मैक्रो एस्टिमेट्स के मुकाबले में। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टॉप डाउन और बॉटम अप में हम कौन सा एस्टिमेट लें, हम कौन सा मेथड, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन सी टेक्निक यूज़ करें किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि हम जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रही है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर कैसा है। क्या वहाँ हायर मैनेजमेंट फैसला लेती है और लोअर मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट टीम्स उसको सिर्फ फुलफिल करती हैं, या लोअर टीम्स या प्रोजेक्ट टीम्स बराबर का कम्युनिकेट करती हैं, पार्ट होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। सेकंड, टीम कल्चर कैसा है, क्या वहाँ प्रोजेक्ट टीम अलग से काम कर रही है या वो जो नॉर्मल आपकी मैनेजमेंट है वही प्रोजेक्ट के मामलात को भी देख रही है। थर्ड वन है जी टाइम सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो टॉप डाउन अप्रोच बेहतर है, और अगर टाइम ज़्यादा है तो बॉटम अप एस्टिमेटिंग या माइक्रो एस्टिमेट्स ज़्यादा बेहतर कंसीडर किए जाते हैं। अब ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिन कंडीशन में आप प्रेफर करते हैं कि आप टॉप डाउन एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे या बॉटम अप एस्टिमेशन की तरफ जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट की टाइम एंड कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। तो अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सामने रखकर या अपने गोल्स को इनलाइन करने के लिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रही है, तो आप टॉप डाउन एस्टिमेट करेंगे। अगर कॉस्ट और टाइम इम्पॉर्टेंट है तो बॉटम अप एस्टिमेट ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट और एरर फ्री शेड्यूलिंग दे सकते हैं आपको। हाई अनसर्टेनिटी है तो टॉप डाउन एस्टिमेट्स ठीक होते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर मैनेजमेंट पर जाए। अगर इंटरनल और स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपकी हायर मैनेजमेंट डिसाइड करती है और उसके डिसीजन के मुताबिक काम होता है। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जब पता है कि कॉस्ट मिनिमम कम नहीं की जा सकती और उसकी प्राइस फिक्स्ड है, और ये भी पता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट और टाइम भी फिक्स्ड है, तब बॉटम अप एस्टिमेट्स या टेक्निक बेहतर कंसीडर की जाती है। कस्टमर वांट्स डिटेल, अगर कस्टमर को डिटेल चाहिए, डिटेल यानी कि जो आपका क्लाइंट है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना चाह रहा है, अगर उसे डिटेल चाहिए उसके लिए भी बॉटम अप एस्टिमेट्स बेहतर होते हैं। अनस्टेबल स्कोप, अगर स्कोप अनस्टेबल है तो उस मामले में भी टॉप डाउन एस्टिमेट्स को बेहतर कंसीडर किया जाता है। हमारा सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की टाइम एंड कॉस्ट को। तो टॉप डाउन या मैक्रो एस्टिमेशन के लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं, और इसी तरह बॉटम अप अप्रोचेज़ के लिए प्रोजेक्ट की टाइम एंड कॉस्ट को मेजर करने के लिए भी कुछ मेथडोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो टॉप डाउन में जो पहली है वो है कंसेंसस मेथड, सेकंड वन इज़ रेशियो मेथड, थर्ड वन इज़ अपोर्शन मेथड, फोर्थ वन इज़ फंक्शन पॉइंट मेथड्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रोजेक्ट्स, फिफ्थ वन इज़ लर्निंग कर्व्स। इस तरह बॉटम अप में पहला है जी टेम्पलेट मेथड, सेकंड है जी पैरामेट्रिक प्रोसीजर्स अप्लाइड टू स्पेसिफिक टास्क, और थर्ड वन इज़ रेंज एस्टिमेटिंग। फर्स्ट वन है जी टॉप डाउन अप्रोचेज एस्टिमेशन के लिए प्रोजेक्ट की टाइम्स एंड कॉस्ट के लिए कंसेंसस मेथड। इस मेथड में क्या होता है जी, हायर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, मैनेजर्स मिलकर बैठते हैं, जिसमें वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देते हैं, डिस्कस करते हैं, आर्गूमेंट्स बिल्डअप करते हैं और किसी एक डिसीजन या नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो बेसिकली उनके एक्सपीरियंस, उनके ओपिनियंस, उनकी एक्सपर्टीज़ की बिहाफ पर एक गेस होता है, गेस एस्टिमेट होता है। नॉर्मली फर्म्स क्या करती हैं, इसी तरह की टेक्निक आजमाती हैं मैक्रो एस्टिमेट के लिए, और इसे डेल्फाई मेथड भी बोलते हैं।
ये बात यहाँ पे बहुत अहम है कि जो ये फर्स्ट कंसेंसस मेथड है या टॉप डाउन के लिए जो एस्टिमेशन होती है ये कंसेप्चुअल स्टेज पर होती है। जब भी हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है उसकी कंसेप्चुअल स्टेज होती है, तो ये सारे आर्गूमेंट या ये टेक्निक उसके कंसेप्चुअल स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। 1969 में R&D कॉरपोरेशन ने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग के लिए डेल्फी मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। इज अ ग्रुप डिसीजन प्रोसेस अबाउट द लाइकलीहुड दैट सर्टेन इवेंट्स विल अकर, के आने वाले वक्त में हम ये देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के बाद कि इस तरह के इवेंट्स अकर हो सकते हैं, यानी जितने इवेंट्स के अकर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, हम उन चीज़ों को अपने काम में लेते हुए कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। डेल्फी मेथड नॉर्मली बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जब मिलकर बैठते हैं, इंडिविजुअल्स जो अपने इनसाइट एक्सपीरियंस और बेहतरीन इक्विपमेंट या इंफॉर्मेशन जो उनके पास होती है पहले से मौजूद, उसकी बुनियाद पर थ्योरेटिकल अप्रोचेस और स्टैटिकल मेथड्स या टूल्स लगाकर एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली ये एक समरी होती है डिफरेंट ओपिनियंस की, जो आपको ये बताती है कंसेप्चुअल स्टेज पर कि फ्यूचर में चांसेस हैं इन इवेंट्स के अक्कर होने के, मैक्सिमम चांसेस भी और मिनिमम चांसेस भी, जिसके बिहाफ पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है और किसी भी प्रोजेक्ट को आगे चलाया जाता है। सेकंड वन है जी रेशियो मेथड। टॉप डाउन मेथड टेक्निक में, जिसे हम समटाइम्स पैरामेट्रिक टेक्निक भी बोलते हैं, हम रेशियोज के थ्रू काम लेते हैं टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट टाइम्स एंड कॉस्ट। कंसेप्चुअल फेज में हम या नीड फेज में हम ये एस्टिमेशन लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने को कहा जाता है कि आप 2700 स्क्वायर फीट का एक घर बना के दें हमें, तो अगर हमें पता हो कि एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट $160 आ रही है, तो हम 2700 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $4,32,000 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट एस्टिमेशन आ जाएगी। और अगर हमें पता हो कि हम 27 या हमारा पुराना एक्सपीरियंस कहता है कि एक दिन में हम 27 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो नॉर्मली 100 दिन लगेंगे। जैसे जैसे आप दिन बढ़ाते या कम करते जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ता या कम हो सकता है। थर्ड वन है जी पोर्शन मेथड। ये रेशियो मेथड की एक्सटेंशन है। इसमें हम ये करते हैं कि जो पास्ट डाटा हमारे पास है, जो हमने पास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होते हैं, जो अब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये भी उससे मिलते जुलते होते हैं या कोई बहुत माइनर सी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी बिहाफ पर हम बड़ी जल्दी बहुत कम एफर्ट लगा के और रिसोर्सेज लगा के मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम कहते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट है, उससे पहले मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए थे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये भी $5 लाख का एक प्रोजेक्ट है, तो लास्ट जो प्रोजेक्ट किया ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता था, तो उससे हमें अंदाज़ा है कि डिज़ाइन पर 20% लगता है तो वो 1 लाख हो जाएगा, उसकी प्रोग्राम पर 30% लगता है तो वो 1.5 लाख हो जाएगा, उसके टेस्ट करने पर 40% की कॉस्ट आती है तो वो 2 लाख हो जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट पर 5% की आती है तो वो 25,000 हो जाएगा, और उसको प्रोड्यूस करने में 5% आती है तो वो 25,000 आ जाएगा। फिर डिज़ाइन की डॉक्यूमेंट्स या डिलीवरेबल्स जो है कि वो कहाँ तक जाएगा, उसकी आगे फर्दर उन्होंने डिवीजन की या कॉस्ट की उसकी भी परसेंटेज लेकर, और हम जो उसके अमाउंट होती है, ये कॉस्ट होती है, उसको आगे से सब डिवाइड कर लेते हैं, और ये डिवीजन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मुख्तलिफ रोज़ तक जा सकती है। ये प्रोजेक्ट की डिटेल पर मुनहसर करता है। जितना डिटेल्ड प्रोजेक्ट होगा, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपने बहुत सारे सब यूनिट्स या सब उसकी जो चीज़ें हैं वो बनानी होंगी, उसमें ये रोज़ बढ़ती जाएंगी, वरना इसी एस्टिमेशन के मुताबिक हम काम कर सकते हैं। फोर्थ वन है जी फंक्शन पॉइंट मेथड फॉर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्रोजेक्ट्स।
नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये बड़ा बेहतर तरीका है एस्टिमेशन करने का प्रोजेक्ट को, टाइम को और कॉस्ट को। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम वेटेड मैक्रो वेरिएबल्स, जिन्हें हम फंक्शन पॉइंट्स भी कहते हैं या जिन्हें मेजर पैरामीटर्स भी कहते हैं, उनको लेते हैं। उनमें जैसे कि हम इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी आ रही हैं, नंबर ऑफ इंक्वायरीज कितनी आ रही हैं, डाटा फाइल्स कितनी हैं, या नंबर ऑफ इंटरफेसेस कितने बन रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में, उनको लेते हैं। अब इसी की एग्जांपल दी हुई है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स और इंटरफेसेस। तो कंप्लेक्सिटी वेटिंग जो है, या कंप्लेक्सिटी वेटेज मेथड जो है, इसमें क्या हो सकता है, आप कोई भी इनपुट डालते हैं, या तो उसका लेवल लो होगा या एवरेज होगा या हाई होगा। एक ही वक्त में लो, एवरेज और हाई नहीं हो सकता, वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को शो कर रहा होगा। उसी तरह नंबर ऑफ आउटपुट्स भी या लो होंगी या एवरेज होंगी या हाई होंगी। नंबर ऑफ इंक्वायरीज लो हो सकती हैं, एवरेज हो सकती हैं, हाई हो सकती हैं। नंबर ऑफ फाइल्स लो, एवरेज और हाई हो सकती हैं। नंबर ऑफ इंटरफेसेस लो, एवरेज और हाई हो सकते हैं। इसके साथ ही जो जो उनका लेवल होगा उसको हम लो, एवरेज या हाई को हम कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई नंबर दे देते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको टोटल किया जाता है तो उस पूरे प्रोजेक्ट की वेटेज हमारे सामने आ जाती है। अब देखें, जिस तरह इसमें इस टेबल में पहले इनपुट्स के लिए उसने जो वेटेज दी है वो 15 है, आउटपुट के लिए 5 है, इंक्वायरीज के लिए 10 है, फाइल्स के लिए 30 है और इंटरफेसेस के लिए 20 है। और रेटेड कम्प्लेक्सिटी एज लो भी उसने दी हुई है। तो वो कहता है जी लो रेटेड है वेटेड में कम्प्लेक्सिटी मेथड में, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13 आ जाएगा। आउटपुट की जो वेटेज थी वो 5 थी और वो एवरेज में लाई कर रहा था, और एवरेज की वैल्यू उसने 6 दी हुई थी, उससे मल्टीप्लाई करें 13 आ जाएगा। इंक्वायरीज की वेटेज 10 थी और वो भी एवरेज में लाई कर रहा था, तो वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, वो 40 आ जाएगी। फाइल्स 30 की वेटेज शो कर रही थी और जी जो उसकी कम्प्लेक्सिटी का रेट था वो 12 था, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। इंटरफेसेस की जो वेटेज थी वो 20 थी और उसको जो कम्प्लेक्सिटी रेटेड था उसका वो एवरेज था, जो कि 10 के इक्वल था। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 660 आ जाएगा, जो कि पूरे प्रोजेक्ट की वेटेज होगी। अब देखें, 660 हमारे पास टोटल अगर वेटेज आती है तो जो फंक्शन पॉइंट थे वो 5 थे, 5 फंक्शन पॉइंट थे जो एलिमेंट्स थे, इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल और इंटरफेसेस। अगर हम कहें जी 660 को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 132 आता है। अब ये 132 बेसिकली वो मंथ है, वो टाइम है, जो टाइम रिक्वायर है इस टास्क को फुलफिल या कंप्लीट करने के लिए। अगर हम कहते हैं कि या तो हमें 132 महीने चाहिए, या अगर 10 लोग हम रख लें, एक ही आदमी काम करेगा तो 132 महीने चाहिए, या हम अगर 10 लोग रख लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें 13 मंथ लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। कैसे? 132 डिवाइड बाय 10 कर लें तो 13 मंथ्स बनते हैं। अगर इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी हो तो वो भी आसान है। 132 मंथ्स 1 पर्सन का टाइम है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर 1 मंथ की कॉस्ट 4000 हो तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4000 को 132 से तो ये 5,28,000 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट वन जी, टॉप डाउन एस्टिमेशन अप्रोच में जो मेथड था वो है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या है? लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर इस्तेमाल होती है, उसमें ये देखने में आया है कि सेम काम होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा वो बार बार रिपीट हो रहा होता है उतनी एक्सपर्टीज़ इनरिच होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं लेबर की। उन एक्सपर्टीज़ के बढ़ने की वजह से या उस काम को बार बार करने की वजह से, उसकी रिपीटेशन की वजह से
उसका टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जितना टाइम रिड्यूस होगा उतनी ही लेबर कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। तो हमें इंडस्ट्रीज में जब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, उनसे जो हमें एविडेंस, जो वो ऐसा एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस जो तजर्बे के बाद बार बार के रिकॉर्ड को या इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद मिलाओ, और जो भरोसे के लायक, जिस पे भरोसा किया जा सके, वो हमें ये बताता है कि इसको हम लर्निंग कर्व भी बोलते हैं। समटाइम्स इसका नाम इम्प्रूवमेंट कर्व, एक्सपीरियंस कर्व या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर्व भी होता है। ईच टाइम द आउटपुट क्वांटिटी डबल्स द यूनिट लेबर आवर्स आर रिड्यूस्ड एंड अ कांस्टेंट रेट। जितना ज़्यादा आउटपुट, जो क्वांटिटी है, जब आप काम कर रहे हैं, लेबर आपकी काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पर, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। लाइक एज पहले 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनते थे, तो अब अगर 1 घंटे में 15 यूनिट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले एक लेबर 100 रुपया लेती थी 10 यूनिट को बनाने के लिए, अब वही लेबर 100 रुपया ले रही है, 1 घंटे में काम कर रही है 15 यूनिट को बनाने के लिए। तो जैसे जैसे टाइम क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लेबर रेट एक कांस्टेंट रेट के साथ कम होता जाता है। बॉटम अप अप्रोचेस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले है जी टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड में ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट किया है, उसी से मिलता जुलता एक और प्रोजेक्ट आपके पास आया है, तो आप उसी प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेशंस थी उन्हें उठाते हैं और उसी के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं। जो भी डिफरेंसेस आते हैं आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसकी एस्टिमेशन आपने उठाई है, जो करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, उनकी डिफरेंसेस की एस्टिमेशन को आप एडजस्ट कर लेते हैं बाद में। अगर आपने फौरी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसके लिए आपके पास पहले से प्लान या एस्टिमेशन नहीं है, तो टेम्पलेट मेथड उसके लिए बेहतरीन है। आप टेम्पलेट मेथड से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेसेस में इस तरह के टेम्पलेट्स पहले से मौजूद हैं, तो क्विकली रिड्यूस एस्टिमेट एरर्स, तो आप एस्टिमेट एरर्स को भी क्विकली रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड वन है जी पैरामेट्रिक प्रोसीजर्स अप्लाई टू स्पेसिफिक टास्क्स। क्योंकि हमने कहा था कि बॉटम अप अप्रोच में हम स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहे होते हैं। जब हम स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहे होते हैं, तो वही जो हम टॉप डाउन में अप्रोच यूज करते हैं वही यहाँ भी कर सकते हैं। लाइक एज एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि एक MS ऑफिस का प्रोजेक्ट है जिसमें कन्वर्ट करने हैं 36 कंप्यूटर वर्क स्टेशंस को। तो आपका पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बताता है कि एक आदमी 3 वर्क स्टेशन को एक दिन में कम कर सकता है। अगर आपके पास 4 आदमी हो, तो ये 4 दिन हो आपके पास, तो 4 दिनों में आप इन 36 वर्क स्टेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसी तरह अगर आपने वॉलपेपरिंग करनी है, आपने कुछ दीवारों पे कोई वॉलपेपर लगाने, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कॉस्ट $5 है पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर यार्ड, और उसको इंस्टॉल करने के $2, तो ये टोटल $7 हो गए। तो अगर आप उसकी लेंथ और हाइट यार्ड्स में कैलकुलेट कर लें, तो उस लेंथ और हाइट का जो एरिया आएगा, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाए, कॉस्ट आ जाएगी कि ये प्रोजेक्ट हमें इतनी कॉस्ट में पड़ेगा। और अगर आपने इसका टाइम कैलकुलेट करना हो, तो उसको टाइम कैलकुलेशन के लिए अगर आपका एक वर्कर लेट्स सपोज 5 यार्ड एक दिन में वॉलपेपरिंग करता है, तो आपको, अगर आपके पास 2 वर्कर हैं, तो आप तो 10 यार्ड एक दिन में आप कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर वो 50 यार्ड का टोटल एरिया बनता है, तो अगर आप उसको 10 से डिवाइड करें, तो 5 दिनों में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी की एग्जांपल दी हुई है। हम कहते हैं कि हमारे पास ये 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स और इंटरफेसेस। तो कंप्लेक्सिटी वेटिंग जो है, या कंप्लेक्सिटी वेटिंग मेथड जो है, इसमें क्या हो सकता है, आप कोई भी इनपुट डालते हैं, या तो उसका लेवल लो होगा, या एवरेज होगा, या हाई होगा।
एक ही वक्त में लो, एवरेज और हाई नहीं हो सकता, वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को शो कर रहा होगा। उसी तरह नंबर ऑफ आउटपुट्स भी या लो होंगी या एवरेज होंगी या हाई होंगी। नंबर ऑफ इंक्वायरीज लो हो सकती हैं, एवरेज हो सकती हैं, हाई हो सकती हैं। नंबर ऑफ फाइल्स लो, एवरेज और हाई हो सकती हैं। नंबर ऑफ इंटरफेसेस लो, एवरेज और हाई हो सकते हैं। इसके साथ ही जो जो उनका लेवल होगा उसको हम लो, एवरेज या हाई को हम कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई नंबर दे देते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उस मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको टोटल किया जाता है तो एक एग्जांपल हमारे सामने है। एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में जब आप देखेंगे 102, 103, 104, 105 to 1114 ये मुख्तलिफ वर्क पैकेजेस हैं। तो उसकी एस्टिमेशन उन्होंने किया डेज़ के हवाले से कि लो एस्टिमेट क्या है, कम से कम कितने डेज़ में ये एक पैकेज या एक काम, एक प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ काम हैं ये। तो एक काम 102 जो है अप्रूवल का काम, वो एक दिन में हो सकता है। एवरेज में हमने एक दिन रखा है, हाई में हमने 3 दिन रखे हैं, और हमने इसकी रेंज निकाल ली है। तो इसी तरह 103 में हमने कहा है डिज़ाइन उसका 4 दिन में हो सकता है मिनिमम, एवरेज 7 दिन में, और हाईएस्ट जो हमारा टाइम रिक्वायर है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर है, वो 12 है। तो इसकी रेंज हमारे पास 8 आ जाती है, जो मीडियम के करीब करीब है। इसमें अब जब हम रेंज निकाल लेते हैं तो हमने इस रेंज को देखना है कि ये लो एस्टिमेशन के करीब है, एवरेज एस्टिमेशन के करीब है, या हाई एस्टिमेशन के करीब है। ये जिस एस्टिमेशन के करीब होगी उसी के मुताबिक हमने उसको रिस्क असेसमेंट करनी है उसकी। अब हमारे इस एग्जाम्पल में जो वर्क पैकेजेस 104, 108, 1110, 1111 एंड 1114 है, हाई चांस है कि ये अपने एवरेज टाइम से वेरी कर जाएंगे। एक्सपेक्टेड टाइम जो है, जो इनका एक्सपेक्टेड टाइम है वो इस एवरेज टाइम से वेरी कर जाएगा, क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी सी वेरी कर रही है उसके एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम से। तो ये एक तरीका है एस्टिमेशन का, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट में जो वर्क पैकेज है 102, 105 एंड 1112, तो ये लो में आ रहा है। जब हम इसकी लो की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ चांसेस ये है कि हम मटेरियलाइज नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि ये इसकी जो एस्टिमेशन है वो सही होगी, बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी या नहीं होगी। नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम कोई एस्टिमेशन करते हैं तो वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल्स और कंपनीज इंफॉर्मेशन की बेस पर कर रही होती हैं। कोई भी एस्टिमेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो एवरेज के करीब करीब होने की कोशिश करती है, या एवरेज से वेरी हो रही होती है, वो टॉप डाउन में हो या बॉटम अप में हो। तो उसके चांसेस एवरेज के करीब करीब होने के ज़्यादा होते हैं। इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए उसकी एस्टिमेशन, या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। नॉर्मली वो एवरेज के करीब करीब रहने की कोशिश करती है, जो एस्टिमेशन होती है ये करीब करीब होती है। उम्मीद है ये एस्टिमेशन टॉप अप और बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोचेस की आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।